आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कोई आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जहां दोनों हों वहां पर प्रवेश करेगा यानी गति करेगा तो क्या स्थिति बनेगी। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं उनको आज हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज अप्लाइड अक्रॉस द डीज, जिसकी रेडियस आर है, ऑफ ए साइक्लोट्रॉन दैट इज बीइंग यूज्ड टू एक्सेलरेट प्रोटॉन मास m। तो देखिए एक डीज है, डीज मतलब एक तरह से लूप मान लीजिए। तो डीज का मतलब होता है टू हालो सेमी सर्कुलर, यानी अर्धवृत्ताकार होना चाहिए और खोखला होना चाहिए। तो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है किसी डीज यानी जो कि हालो है और अर्धवृत्ताकार है, सेमी सर्कुलर, सेमी रेडियस है जिसकी, अर्धवृत्ताकार सेमी सर्किल, तो उसमें डाली जा रही है। और जो पार्टिकल डाला जा रहा है उसको प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन है वो पार्टिकल जिसका मास m है। और इसको साइक्लोट्रॉन एक यंत्र होता है जो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है, उसके द्वारा इसको एक्सीलरेट किया जा रहा है, यानी इसको त्वरित किया जा रहा है। तो कह रहा है द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बी यूज्ड इन द साइक्लोट्रॉन and the kinetic energy K of the proton beam produced by it are given by। तो कह रहा है कि साइक्लोट्रॉन द्वारा जो इसको एक्सेलरेट किया जा रहा है तो जो प्रोटॉन बीम की काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितना प्रोड्यूस होगी और मैग्नेटिक फील्ड, ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो फिर से समझिए क्वेश्चन को। कह रहा है कि ये एक अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है। जैसी बात है कि अल्टरनेट है, इसका मतलब उसमें कोई आवृत्ति होगी, उसकी वैल्यू न्यू है। उसको कहाँ अप्लाइड किया जाता है? एक डीज में अप्लाइड किया जाता है। डीज का मतलब होता है खोखला अर्धवृत्ताकार, दो खोखले अर्धवृत्ताकार, दो खोखले अर्धवृत्ताकार। और उसमें क्या होता है कि एक साइक्लोट्रॉन द्वारा प्रोटॉन को एक्सेलरेट किया जाता है। तो कह रहा है कि जहाँ पर ये काम हो रहा है वहाँ की ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताइए। और साइक्लोट्रॉन द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यूज्ड इन द साइक्लोट्रॉन, जिस साइक्लोट्रॉन द्वारा प्रोटॉन को एक्सेलरेट किया जा रहा है उसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड यूज हो रही है उसकी वैल्यू बताना है। और जो प्रोटॉन है हमारा उसकी काइनेटिक एनर्जी बताना है। अब जैसी बात है प्रोटॉन बीम डाली जा रही है, यानी जैसे प्रकाश की बीम होती है लाइट, वैसे बहुत सारे प्रोटॉन डाले जा रहे हैं। तो प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी बताना है और साइक्लोट्रॉन में कितना हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं ये हमको बताना है। तो पीछे हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है लगाया जा रहा है, तो इसको सही से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम लोग पढ़ते थे R इक्वल टू mv अपान QB, ये फार्मूला होता था हमारा। तो ये हो जाएगा m, v की जगह r ओमेगा रख देंगे, अपान QB हो जाएगा, या इसको r से r कट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा m इंटू ओमेगा की जगह 2 पाई n हो जाएगा, n लिखें या नहीं एक ही बात है, अपान QB हो जाएगा। यानी QB इक्वल टू m इंटू 2 पाई n हो जाएगा, यानी n इक्वल टू QB अपान 2 पाई हो जाएगा। इस तरह से 2 पाई m हो जाएगा।
तो n बराबर QB/2πm, Q की जगह E रखा है प्रोटॉन के लिए, तो EB/2πm हो जाएगा। अब अगर इसी को B केवल निकालेंगे तो 2πm न्यू इधर आ जाएगा, अपान E नीचे चला जाएगा या Q नीचे चला जाएगा, तो ऐसे इसको निकाल लेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। तो यहाँ पर हाफ m v की जगह जो यहाँ पर है, ये v की जगह 2πr निकल के आया है, तो ये रख देंगे 2πr, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो आ जाएगा 2m π²r²। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ से भी निकाल सकते हैं न्यू की वैल्यू, न्यू की वैल्यू निकालेंगे तो EBR होगा, वैसे करके निकाल सकते हैं। R बराबर mv/QB = m, v की जगह R ω/QB = m और ओमेगा की जगह 2π न्यू रख देंगे अपान QB या EB। तो अगर इस तरह निकालेंगे हाँ, यहाँ देखिए इसको इस प्रकार से निकालेंगे कि जो हमारा प्रोटॉन है वो जब मैग्नेटिक फील्ड में गुजरेगा तो वृत्तीय पथ पर गति करता है, तो वृत्तीय पथ पर जो गति करता है तो चुंबकीय बल से ही हमको अभिकेंद्र बल मिलता है। तो चुंबकीय बल से जब अभिकेंद्र बल मिलेगा तो mv²/r जो अभिकेंद्र बल है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये EVB के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से v = EBR/m हो जाएगा, और फिर यहाँ पर v = EBR/m हो गया। अब ये b की वैल्यू यहाँ से उठा कर रख देंगे, तो जब इसको रखेंगे तो ये आ जाएगा E × b की जगह 2πm न्यू अपान E × R/m। तो m से m कट जाएगा, E से E कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2π न्यू R/m। m से m कट गया, m नहीं रहेगा, 2π न्यू R, तो वही चीज़ निकल के आ गई। अब इसी v की वैल्यू को यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। तो कैसे कहाँ से वैल्यू निकाल कर रख रहा है, ये बात समझने की है। तो यहाँ पर देखिए R बराबर mv/QB से हमने b निकाला, चाहे आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, और यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से प्राप्त होगा, तो EVB = mv²/r किया, इससे v निकाल लिया, और k बराबर हाफ mv² होता है, तो यहाँ पर v की वैल्यू रख दिया, तो आ गया 2m π²v²r²। तो 24 का C विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पार्टिकल हैविंग ए मास ऑफ 10⁻² kg कैरीज ए चार्ज ऑफ 5 × 10⁻8 कूलम। कह रहा है एक पार्टिकल है जिसका द्रव्यमान 10⁻² किलोग्राम है और उसका आवेश 5 × 10⁻8 कूलम है। कह रहा है द पार्टिकल इज गिवन एन इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 10⁵ मीटर/सेकंड। इस पार्टिकल को, इस कण को एक हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज दिशा में 10⁵ मीटर/सेकंड के वेग से चलाया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और क्षैतिज जहाँ चलाया जा रहा है वहाँ पर इलेक्ट्रिक यानी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों मौजूद हैं।
कह रहा है टू कीप द पार्टिकल मूविंग इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इट इज नेसेसरी दैट, कह रहा है कि टू कीप द पार्टिकल मूविंग इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये कण जिसको हमने क्षैतिज दिशा में भेजा है, ये क्षैतिज दिशा में ही चलता रहे, इसके लिए आवश्यक शर्त क्या है ये हमको बताना। तो देखिए हमने पढ़ा था कि कोई विद्युत क्षेत्र है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस पर कोई चार्ज पार्टिकल पर जो बल लगता है, फोर्स लगता है, वो या तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है या विपरीत दिशा में होता है। लेकिन अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई पार्टिकल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या उसकी विपरीत दिशा में चलता है यानी पैरेलल या एंटी पैरेलल चलता है, तो उस पर कोई बल नहीं लगता है, तो जाहिर सी बात है कि क्षैतिज दिशा में ही या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही ये चलता रहे पार्टिकल। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, विद्युत क्षेत्र जो है, वो पैरेलल हो यानी कण के चलने की दिशा में हो या विपरीत दिशा में हो, और इसी दिशा में हमारा चुंबकीय क्षेत्र भी हो, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में जिधर होता है अगर उधर ही पार्टिकल चले या उसके विपरीत चले तो कोई बल नहीं लगता जब तक कोई एंगल नहीं होता, क्योंकि यह बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। अब थीटा 0 और 180 डिग्री में वैल्यू 0 होती है, तो एफ की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो समांतर या प्रति समांतर, कहने का मतलब पैरेलल या एंटी पैरेलल अगर पार्टिकल चलेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलल या एंटी पैरेलल चलेगा तो फोर्स लगेगा। दोनों बातों को अच्छे से समझ लीजिए। तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही क्षैतिज अगर हों, हॉरिजॉन्टल हो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, तो ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। तो देखिए क्या कह रहा है, बोथ इलेक्ट्रिक एंड magnetic field and electric field are both vector B and vector E should be along the direction of velocity। यही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें कई ऑप्शन दिए हैं, इसको देखते हैं। कई ऑप्शन दिए हैं और भी सही होगा, तो इसको और पढ़ के देखते हैं। आप देखिए हमारा फार्मूला होता है F बराबर Q V क्रॉस B। तो V और B ये दोनों मान लो 90 डिग्री पे हैं, एक ही तल में 90 डिग्री पे हैं, एक ही तल में 90 डिग्री पे हैं। ध्यान से समझिएगा तब समझ पाएंगे। मान लो ये V है और ये B है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस का जो प्रोडक्ट होता है यानी इनका रिजल्टेंट जो होगा वो इन दोनों के 90 डिग्री पे होगा। यानी यहाँ पर अगर पेन खड़ा कर दें तो या तो अंदर की ओर होगा या तो बाहर की ओर होगा, ये डिपेंड करेगा कि इनका डायरेक्शन किधर को है, ये इधर को है या इधर को। हमने तो ऐसे बना दिए। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों अगर परपेंडिकुलर होंगे तो फिर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर पार्टिकल जो है वो फोर्स लगेगा पार्टिकल पे, ये फोर्स लगेगा इस पार्टिकल पर। तो तीसरा विकल्प समझिए, बोथ बी एंड ई आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। देखिए बी और ई दोनों परपेंडिकुलर हो, यानी बी जैसे इधर है तो यहाँ पेन खड़ा कर दें तो 90 डिग्री पर ई हो, तो यहाँ पेन खड़ा करेंगे तो 90 डिग्री पर ई होगा। जैसे पेन खड़ा किए हैं वैसे ही फोर्स लगेगा बी के कारण, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी मूव करेगा पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में तो जिधर दिशा होती है उधर ही मूव करता है। तो यहाँ पेन खड़ा कर दें और इलेक्ट्रिक फील्ड की यही दिशा हो तो इधर ही पार्टिकल मूव करेगा, और बी के कारण भी लंबवत मूव करेगा तो इधर ही करेगा, क्योंकि वी क्रॉस बी का जो परिणामी होगा वो V और B दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो हमारी E भी परपेंडिकुलर है और V और क्रॉस B का रिजल्टेंट भी परपेंडिकुलर है, तो जाहिर सी बात है दोनों के कारण परपेंडिकुलर ही फोर्स लगेगा।
तब भी पार्टिकल उसी दिशा में मूव करता रहेगा। तो बोथ बी एंड ई आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की दिशा के भी 90 डिग्री पर हो, तो बी ये 90 डिग्री पर है ही, यहाँ पर पेन खड़ा कर देंगे तो वी और ई भी परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर हो जाएगा। तो फिर ई की ही दिशा में पार्टिकल मूव करता रहेगा, क्योंकि बी और वी के कारण जो फोर्स लगेगा वो परपेंडिकुलर लगेगा, और परपेंडिकुलर ही हमारा ई है। समझ में आया? तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे तो दूसरा और तीसरा विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 25 का सी करेक्ट हो जाएगा। पहला और चौथा देख लेते हैं। कह रहा है वेक्टर बी शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड ई शुड बी अलोंग द डायरेक्शन। ये गलत हो गया, देखिए ई वेलोसिटी की दिशा में होगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बी और ई के प्रभाव से अभिलंबवत यानी इन दोनों के 90 डिग्री पर हमारा, अरे बी और वी के 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा। तो अगर ई परपेंडिकुलर नहीं होगा बी के और वी की दिशा में हो जाएगा तो फिर गलत हो जाएगा। चौथा क्या कह रहा है? कह रहा है वेक्टर बी शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड ई शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर ई क्षैतिज है और क्षैतिज दिशा में जिधर ई होता है उसी दिशा में या उसके प्रति समांतर विपरीत दिशा में कण जाता है, तो ई के परपेंडिकुलर तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हो ही नहीं सकती। तो चौथा भी हमारा गलत हो गया। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पासेज एंड इफेक्टेड। इसको देख लें थोड़ा 25 को। तो देखिए 25 का सी विकल्प हमारा करेक्ट है, जो अभी हमने आपको बताया। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पासेज अनडिफ्लेक्टेड थ्रू म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है इलेक्ट्रॉन का एक बीम यानी प्रकाश का पुंज किसी ऐसी जगह पर प्रवेश करता है जहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं और दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है यानी लंबवत है। कह रहा है इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच ऑफ and the same magnetic field is maintained, the electrons move। तो जाहिर सी बात है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर देंगे तो केवल मैग्नेटिक फील्ड जाएगी और इलेक्ट्रॉन की जो बीम है वो मैग्नेटिक फील्ड के अगर परपेंडिकुलर मूव करेगी, प्रवेश करेगी, तो कैसे घूमेगी? इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। तो वो हमारी वृत्तीय पथ पर गति करेगा। जब कोई पार्टिकल चुंबकीय क्षेत्र में अभिलंबवत प्रवेश करता है तो वो वृत्ताकार पथ पर गति करता है, तो इन्हें सर्कुलर ऑर्बिट। अब यहाँ पर देखिए एक चीज यहाँ क्लियर नहीं किया है, उसको समझ लीजिए। ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के अगर दिशा में या विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन पुंज मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन भी मूव करेगी, तो उसी दिशा मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, वैसे ही मूव करती रहेगी। जब परपेंडिकुलर जाएगी तब सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगी, इसको ध्यान देना। तो देखिए कह रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी फॉलो ए सर्कुलर पाथ। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रवेश करेगी इलेक्ट्रॉन बीम या इसकी वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की, तब वृत्तीय पथ पर यह गति करेगा। तो 26 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। हालांकि इसमें कहीं नहीं लिखा है कि इलेक्ट्रिक बीम मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रवेश कर रही है। ये केवल ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, और इलेक्ट्रॉन बीम उसमें पासेज अनडिफ्लेक्टेड, बिना किसी डिफ्लेक्शन के उसमें पास हो रही है, यानी किसी प्रकार से परिवर्तित नहीं हो रही। तो जाहिर सी बात है कि फिर परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि
इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब दोनों था तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही दिशा में बल लगाएंगे जैसा ऊपर दिया है तो वो मूव करता रहेगा, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड हटा देंगे तो केवल मैग्नेटिक फील्ड बचेगी, तब वो सर्कुलर पाथ पे मूव करने लगेगा, जैसा हमने अभी ऊपर क्वेश्चन किया है। अब 27 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। कह रहा है इन ए मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज्ड फॉर मेजरिंग द मासेज ऑफ आयंस। कह रहा है एक मास स्पेक्ट्रोमीटर है जिसको यूज किया जा रहा है फॉर मेजरिंग द मासेज ऑफ आयन, आयन के द्रव्यमान को मेजर करने के लिए। कह रहा है द आयन आर इनिशियली एक्सिलरेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। कह रहा है जो हमारे आयन हैं उनको प्रारंभ में त्वरित कर दिया गया है V पोटेंशियल लगा करके। देन मेड टू डिस्क्राइब सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस R। जब इनको त्वरित कर दिया गया तो ये चार्ज पार्टिकल सेमी सर्कुलर पाथ बना लेते हैं जिसकी रेडियस R है, अर्धवृत्ताकार पथ पर चलते हैं जिसकी रेडियस R है। कह रहा है यूजिंग ए मैग्नेटिक फील्ड B इफ V एंड B आर केप्ट कांस्टेंट। अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड यूज करें पाथ ऑफ रेडियस R यूजिंग ए मैग्नेटिक फील्ड B, जब B मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं तब ये सेमी सर्कुलर पाथ ग्रहण करता है। कह रहा है कि इफ V एंड B आर केप्ट कांस्टेंट, अगर V और B को नियत रखा जाए तो कह रहा है द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन द आयन अपॉन मास ऑफ द आयन विल बी प्रोपोर्शनल टू। तो अगर V और B को कांस्टेंट रखा जाए तो चार्ज और मास का उस आयन का रेशियो क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि R बराबर mv अपॉन QB। इसी फार्मूले के माध्यम से हम इसको निकाल लेंगे। और ये भी ध्यान देना है कि जब सेमी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो जो चुंबकीय क्षेत्र से बल मिल रहा है वो अभी केंद्र बल प्रदान करेगा, यानी QEB बराबर mv² अपॉन R भी लागू होगा। तो देखिए इन मास स्पेक्ट्रोमीटर आयन आर एक्सिलरेटेड थ्रू पोटेंशियल V पोटेंशियल से एक्सिलरेट हो रहा है और W इक्वल टू QV होता है, W इक्वल टू QV होता है और W हमारा वर्क है और ये वर्क एनर्जी के द्वारा होता है। तो जाहिर सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² के बराबर हो जाएगा QV। तो हाफ mv² इक्वल टू QV हो गया। अब देखिए when m is the mass of ion, Q is the charge of the ion, as the magnetic field curved the path of the ion in a semicircular orbit। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस आयन के पाथ को क्या कर देती है, कर्व्ड कर देती है। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंट्रीपेटल फोर्स प्रदान कर रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स की VB इक्वल टू mv² अपॉन R हो गया, यानी V इक्वल टू BQR/m हो जाएगा। V से V कट जाएगा तो V निकालेंगे तो BQR/m आ जाएगा। सब्स्टिट्यूटिंग सेकेंड इन फर्स्ट वी गेट, तो सेकेंड में फर्स्ट का ये V की वैल्यू यहाँ रख देंगे उठा करके ये वाली। तो देखिए हाफ mv² की वैल्यू यहाँ रख देंगे V की, तो ये स्क्वायर हो गया इक्वल टू QV। तो ये हो गया Q/m इक्वल टू 2V अपॉन B²R²। ये इधर आ जाएगा पूरा। तो सिंस V, B आर कांस्टेंट, अब V और B तो बता दिया है कि नियत रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि Q/m इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी चार्ज ऑन द आयन अपॉन मास ऑफ द आयन प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इन क्वेश्चनों में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि कब कहाँ कौन सा फार्मूला लगाएं। सबसे बड़ी समस्या हमारे पास ये आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए चूँकि आयन है एक्सिलरेट हो रहा है, यानी उसमें वेलोसिटी होगी और वेलोसिटी होगी तो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी तो हाफ mv² लिखेंगे और ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल से प्राप्त होगी तो ये QV के बराबर हो जाएगा। अब जो पार्टिकल है मूव कर रहा है तो सेमी सर्कुलर ऑर्बिट बनाता है, तो जाहिर सी बात है कि मैग्नेटिक फोर्स इसमें लग रहा है वो सेंट्रीपेटल फोर्स प्रदान कर रहा है।
इसलिए QEB को हम लोग mv²/r के बराबर कर देंगे। यहाँ से हम V प्राप्त कर लेंगे और इस V को उठा करके इस यहाँ पर रख देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये वैल्यू से Q/m का R के साथ रेशियो प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि V और B तो कांस्टेंट हैं तो वो हट जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो इस प्रकार से हम लोग सारे क्वेश्चन को करते हैं। अब 28 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इन थॉमसन मास इलेक्ट्रोग्राफ वेक्टर ई परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी देन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम विल बी। तो आप देखिए थॉमसन मास स्पेक्ट्रोग्राफ में एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये जो रेखा खींची गई इसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए ये दर्शाता है कि वेक्टर ई और वेक्टर बी हमारे एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर है। तो कह रहा है कि देन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम विल बी, तो V इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ई अपॉन वेक्टर बी। ये तो फार्मूला हमको सीधा पता है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारा F बराबर होता है EE, QE भी लिख सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए EBB होता है। तो अगर इन दोनों को बराबर कर दें तो EE इक्वल टू EBB हो जाएगा, EE कट जाएगा तो V इक्वल टू E/B हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। तो V इक्वल टू मॉड ऑफ E/मॉड ऑफ B हो जाएगा। तो 28 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ रीजन हैविंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 20 वोल्ट पर मीटर एंड 0.5 टेस्ला एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन की बीम है वो मूव कर रही है एक ऐसे रीजन में जहां इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के रेक्टेंगल है, राइट एंगल मतलब अभिलंबवत है, 90 डिग्री पर है, और जो विद्युत क्षेत्र है उसकी क्षमता 20 वोल्ट पर मीटर है और चुंबकीय क्षेत्र की 0.5 टेस्ला है। तो कह रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी। तो अभी हमने जो ऊपर फार्मूला पढ़ा उसी हिसाब से इसकी वेलोसिटी आप लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए V इक्वल टू E/B, तो 20/0.5 बराबर 40 मीटर पर सेकंड। ये जो ऊपर फार्मूला निकाला था इसी को डायरेक्ट लागू कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। फोर्स वही EBB और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स EB दोनों को बराबर कर दिया तो V बराबर E/B आ गया। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, सिंस द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी देयरफॉर द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज 0। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है जिससे ये पता चल रहा है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है इलेक्ट्रॉन पर वो 0 है। इस बात को बहुत गंभीरता से ध्यान देना। कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं लिख रहा है, बहुत बार बता चुके हैं। जब कांस्टेंट से चल रहा है इसका मतलब इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि जब कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड अगर पहले सेकंड में है तो 10वें सेकंड में भी होगी, 50वें सेकंड में भी होगी, दूसरे सेकंड में भी होगी, मतलब ये चेंज नहीं होगी। और जब चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, त्वरण नहीं होगा। जब त्वरण नहीं होगा तो F बराबर m इंटू ए होता है। जब A ही 0 हो गया तो उस पर फोर्स तो 0 हो ही जाएगा, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स 0 है। इस बात को अच्छे से समझना। अब क्वेश्चन नंबर 30 आ जाता है। तो 30 क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट बायो सेवर्ट लॉ जो है उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो इनकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।